नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। नई दिल्ली प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 3 दिवसीय सम्मेलन में तकनीक को बढ़ावा देने और नवोन्मेष को बढ़ाने पर चर्चा और भविष्य की तैयारियों की रूपरेखा रखी जाएगी। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट के 7वें संस्करण में 6G, 5G नेटवर्क सुधार, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। वहीं AI एप्लीकेशन, एज कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0 और इंडिया स्टैक को लेकर भी नई जानकारी मिली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भविष्य यहीं और अभी है। पीएम ने कहा कि स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में भी भारत के युवाओं का ही भविष्य होगा। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी भारतीय तकनीक, क्षमता और दक्षता को प्रदर्शित करने वाली है। इसमें UPI की सफलता झलकती है तो कोविन का सामर्थ्य भी। यहाँ 5G का वर्तमान है तो 6G का भविष्य भी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मकसद सिर्फ एक है कि विकास का लाभ लोकतांत्रिक रूप से सभी को समान रूप से मिले। नई दिल्ली में जारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने एक और नई पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के शैक्षणिक संस्थानों 100 5G लैब्स पहल इन संस्थानों को सौंपी। ये एक नया इकोसिस्टम विकसित करने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं, 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है, जनधन, मोबाइल और आधार की ताकत है, तब देश को विकसित होने के लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने तकनीक में बढ़ती देश की उपलब्धि और भविष्य के बारे में जहां बात की, वहीं उन्होंने 2014 से पहले की केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि तकनीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार किस तरह का रवैया अपनाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय ऐसे ही हालात थे और रीस्टार्ट का कोई फायदा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना के चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में आयोजित किए जाने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किया। उन्होंने श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा किया और ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जानकी कुंड चिकित्सालय की नई शाखा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना 1968 में परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज ने की थी। श्री अरविंद भाई मफतलाल परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज से प्रेरित थे और उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद भाई मफतलाल स्वतंत्रता के बाद के भारत के अग्रणी उद्यमियों में से एक थे, जिन्होंने देश की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट दौरे के दौरान तुलसी पीठ भी पहुंचे। उन्होंने कांच मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किया। उन्होंने तुलसी पीठ के जगतगुरु रामानंदाचार्य का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 3 पुस्तकों यथा अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। इसकी स्थापना जगतगुरु रामानंदाचार्य ने वर्ष 1987 में की थी। तुलसी पीठ हिंदू धार्मिक साहित्य के प्रमुख प्रकाशकों में से एक है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा को लेकर देश में अपनाए जाने वाले विरोधी रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस भाषा की उपेक्षा करने वाले कभी फिर सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। गुरुवार को ईडी ने राजस्थान के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
कार्रवाई से अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल इतना बौखलाए कि भाषा की मर्यादा भी भूल गए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई से परेशानी है तो भ्रष्टाचार करना छोड़ क्यों नहीं देते। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार लूट करेगी तो संबंधित संस्था कार्रवाई जरूर करेगी और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई के समय को लेकर सवाल उठा रही है। भूपेश बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी जांच एजेंसियां लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राशन घोटाले मामले में गुरुवार को ईडी ने ज्योतिप्रिय मलिक के घर छापे मारे थे। ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मंत्री की गिरफ्तारी वहां के व्यवसायी बकीपुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद हुई। दरअसल रहमान को पिछले हफ्ते कैखाली स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान रहमान के घर से सरकारी दफ्तरों की मुहर लगी 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। आरोप है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस वक्त मलिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले कई दिनों से खराब श्रेणी में बना हुआ है। हवा में सुधार के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने के बजाय दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली सरकार एक बार फिर पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार बताकर समस्या पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब सरकार प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी का दावा कर रही है। सरकार के मंत्री के मुताबिक पंजाब के मुकाबले हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली पहले पहुंचता है। भाजपा ने राज्य सरकार से बायो डिकम्पोजर समझौते पर सवाल पूछा। दरअसल डिकम्पोजर समझौता पंजाब सरकार ने दिल्ली के साथ किया था, जिसमें प्रदूषण से निजात पाने का उपाय सुझाया गया था। उधर हरियाणा सरकार ने पंजाब के दावे को खारिज किया है। राज्य सरकार के मुताबिक हरियाणा के मुकाबले पंजाब में दोगुनी से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। हरियाणा सरकार के अधिकारी ने इसके लिए बाकायदा नासा का एक डेटा भी पेश किया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली की जनता को फिलहाल प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है। दरअसल ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली वासियों को हर साल ऐसी ही दमघोंटू हवा का सामना करना पड़ता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के रिश्वतखोरी के आरोप के मामले में मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया है। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 10 नवंबर 2023 तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के उथांडी स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उत्तीर्ण छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र दिए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इससे गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता के अध्ययन में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक करके देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की।
इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी उनके साथ रहे। राज्यपाल ने उन्हें केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भारतीय सेना ने अपना 77वां पैदल सेना दिवस मनाया। इसी दिन 1947 में सेना की सिख रेजिमेंट ने वायुसेना के विशेष डकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। इस मौके पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने पुष्पांजलि अर्पित की। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्फेंट्री दिवस के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीय सेना के सभी बहादुर सैनिकों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का हर प्रयास हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके अथक सतर्कता और बेजोड़ वीरता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा। अफजाल अंसारी को 4 साल कैद और 1 लाख का लगा जुर्माना। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में पाकिस्तान रेंजरों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। BSF की ओर से भी इस कार्रवाई का जवाब दिया गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दिमनी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और वरिष्ठ पार्टी नेता दिग्विजय सिंह के बीच जारी खींचतान पर फिर तंज कसा। उन्होंने EVM में छेड़खानी की आशंका को लेकर दिग्विजय सिंह के सवाल का भी जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट कटने से बगावती हुए नेताओं पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। सबसे पहले अंतागढ़ से विधायक अनूप नाग को पार्टी से निकाला गया है। कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। अनूप नाग की जगह इस बार कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने दावा किया कि राज्य की जनता वर्तमान सरकार को बदलना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों को 7 गारंटियां दी हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा का दृष्टि पत्र जारी किया। JP नड्डा ने कहा कि NDA के सत्ता संभालने के बाद से क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास हुआ है। एक्ट ईस्ट नीति ने पूर्वोत्तर का चेहरा बदल दिया। तेलंगाना के सूर्यापेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन गर्जना सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS तेलंगाना का विकास नहीं कर सकते। केवल PM मोदी के नेतृत्व में BJP ही तेलंगाना का विकास कर सकती है। भाजपा ने AP मिथुन कुमार रेड्डी को तेलंगाना के महबूब नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर CEC बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर GST लागू होगा। GST परिषद ने हाल ही में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने कहा कि उसने करूर पारेषण परियोजना सफलतापूर्वक चालू कर दी है। अब इस परियोजना से करूर तिरुपुर पवन ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी की जा सकेगी। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंते ने अगौड़ बंदरगाह एवं जेल परिसर में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये संग्रहालय गोवा के समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं।
पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने राज्य में 10 संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने वाणिज्यिक इंजनों के लिए रिंग फोर्जिंग विनिर्माण में औद्योगिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मजबूत तिमाही नतीजों और ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव रुझानों के बीच आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 634 अंकों के उछाल के साथ 63,782.80 अंक पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी में भी 202 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। ये 19,059.70 अंक पर बंद हुआ। रुपये में 3 दिनों से जारी गिरावट आखिरकार आज थम गई और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.25 पर टिका रहा। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इस फैसले से स्तब्ध है, लेकिन वो इस समस्या को सुलझाने के लिए सारे कानूनी रास्ते तलाशेगी। पिछले साल 30 अगस्त को गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों को तन्हाई कैद में रखा गया था। हालांकि इन्हें लंबे समय तक कैद में रखने और मौत की सजा सुनाए जाने की अभी तक कोई वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है वो एक डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी ओमानी नागरिक खमीस अल आजमी की है। आजमी को भी इनके साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें 2022 के नवंबर महीने में छोड़ दिया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के अपने समकक्ष बद्र अल बुसईदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के संकट पर भी विचार विमर्श किया गया। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े 2 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की। पेंटागन ने कहा कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों के खिलाफ हाल ही में किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब है। पेंटागन के अनुसार 17 अक्टूबर के बाद से इराक में अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों पर कम से कम 12 और सीरिया में 4 हमले हुए। इन हमलों में 21 अमेरिकी कर्मी घायल हो गए थे। अमेरिकी बलों के सीरिया में हमले के बाद रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के इस संघर्ष में शामिल होने के किसी भी खतरे से इनकार किया है। हालांकि पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी हमलों से पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा है। इजराइल फलस्तीन के मध्य जारी संघर्ष के बीच हमास ने तेल अवीव की इमारत पर हुए रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 7,326 फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं फलस्तीनी हमलों में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हुई है। जारी संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीन शरणार्थी एजेंसी के आयुक्त जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि केवल मुट्ठी भर सहायता गाजा में जाने की अनुमति दी गई है। इस तरह फिलिस्तीनियों की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। इधर मॉस्को पहुंचकर हमास के प्रतिनिधियों ने रूस के उप विदेश मंत्री के साथ बैठक की। इस पर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास के लोगों को मॉस्को बुलाकर रूस ने आतंकवाद का साथ देने का काम किया है। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन वर्ग में भारत की शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने फाइनल में सिंगापुर की तीरंदाज को शिकस्त दी। पुरुषों के 1500 मीटर T38 फाइनल रेस में भारत के रमन शर्मा ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रमन ने 4 मिनट 20.80 सेकंड का समय निकालकर एशियन रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। भारत के कृष्णा नागर ने पुरुष एकल के SS6 में रजत पदक हासिल किया। कृष्णा नागर को फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन में ही पुरुष एकल के SL3 वर्ग में भारत को स्वर्ण और रजत पदक हासिल हुए। फाइनल में भारत के प्रमोद भगत ने अपने ही देश के नितेश कुमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद ने मुकाबले को कड़े संघर्ष में 22-20, 18-21, 21-19 से अपने नाम किया। बैडमिंटन में महिला एकल SU5 श्रेणी में मुरुगेसन थुलासिम्थी ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने फाइनल में चीन की यांग क्यूक्सिया को 21-19, 21-19 से हराया। बैडमिंटन में पुरुष एकल के SL4 श्रेणी में सुहास यतिराज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक फाइनल में सुहास ने मलेशिया के खिलाड़ी को 3 गेम में शिकस्त दी।
पुरुषों के जेवलिन थ्रो F54 में भारत ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के प्रदीप कुमार ने जहां रजत पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं लक्षित ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की लॉन्ग जंप T64 स्पर्धा में धर्मराज सोलईराज ने एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता पाई। धर्मराज ने 6.80 मीटर की कूद लगाई। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान नितेश जांगीड़ ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं महाराष्ट्र की तृप्ति माने ने रजत पदक और मणिपुर की P उमेश्वरी देवी ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के बास्केटबॉल में राजस्थान ने मध्य प्रदेश को हराने में सफलता पाई। राजस्थान ने रोमांचक मुकाबले में 21-18 से जीत हासिल की। पुरुषों की कुश्ती में छत्तीसगढ़ के गौरव ने 89 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं सर्विसेज के PS मारुश ने रजत, जबकि पंजाब के अमरजीत गुरु ने कांस्य पदक जीता। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुडा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रितिका ने 76 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलो भार वर्ग में नेहा शर्मा ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 59 किलो भार वर्ग में नितिका ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारतीय महिला जूनियर 10 मीटर एयर राइफल टीम ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं 10 मीटर एयर मिश्रित टीम में सरबजोत सिंह और सुरभि ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की जूनियर पुरुष और महिला स्कीट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पुरुष युवा 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव चौधरी ने 241.8 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने कोरिया के चांगवोन में चल रही एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया और पेरिस ओलंपिक का कोटा प्राप्त किया। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने यूरोपा लीग में फ्रेंच क्लब टुलूज को 5-1 से हराने में सफलता पाई। लिवरपूल की तरफ से पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। इस जीत के साथ वो ग्रुप ई में शीर्ष पर बनी हुई है। एक अन्य इंग्लिश क्लब ब्राइटन ने यूरोपीय फुटबॉल में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। यूरोपा लीग में ब्राइटन ने अयाक्स को 2-0 से हराने में सफलता पाई। ब्राइटन के लिए पेड्रो और अंशु फाती ने 1-1 गोल किए। इटालियन क्लब AS रोमा ने स्लाविया प्राग पर 2-0 की रोमांचक जीत दर्ज कर के ग्रुप जी में अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखा है। रोमा के लिए एडुआर्डो बो और लुकाकू ने 1-1 गोल किए। लेखक और निर्देशक आतिश कपाड़िया की एडवेंचर कॉमेडी खिचड़ी 2 का ट्रेलर 1 नवंबर को रिलीज होगा। फिल्म 17 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। पिछले सप्ताह बंगाल में सफलतापूर्वक रिलीज के बाद फिल्म रक्तबीज पूरे भारत में रिलीज हो गई। ये फिल्म एक राजनीतिक थ्रिलर है जिसे नंदिता राय और शिवू प्रसाद मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तेजस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में तेजस गिल नाम की वायुसेना अफसर की कहानी दिखाई गई है। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल भी रिलीज हो गई है। ये फिल्म IPS मनोज कुमार शर्मा की असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जिनका रोल विक्रांत मैसी ने निभाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।